राज्य विशाल और संपन्न था, जहां हर कोई अपने राजा पर गर्व करता था। उस राज्य की रीढ़ समझा जाने वाला व्यक्ति था मंत्री। वह केवल 30 वर्ष का था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई का लोहा बड़े बड़े दरबारी भी मानते थे। लोग कहते थे कि इतनी कम उम्र में इतना तेज दिमाग और निर्णय लेने की क्षमता किसी और में नहीं है। प्रजा के बीच उसकी छवि एक ईमानदार, सच्चा और न्यायप्रिय मंत्री की थी। राजा भी उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। दरबार में जब कभी कोई कठिन समस्या आती, तो सबसे पहले राजा की निगाह उसी मंत्री की ओर जाती। और सचमुच वह हर बार ऐसा समाधान देता जिससे न केवल राजा प्रसन्न हो जाता, बल्कि पूरा दरबार उसकी तारीफ करता। लेकिन इस ईमानदारी और चतुराई के पीछे एक और चेहरा छिपा था। मंत्री महत्वाकांक्षी था। राज्य और सत्ता की ऊंचाइयों को छूने की लालसा उसके भीतर धीरे धीरे घर कर रही थी। वह बाहर से जितना विनम्र और सरल दिखता, भीतर उतना ही बड़ा स्वप्न देखता कि एक दिन वह स्वयं राजा बने। अभी तक किसी ने उसके मन की इस गुप्त आग को नहीं पहचाना था। लोगों की नजर में वह आदर्श था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी इच्छाओं का दास बन चुका था। यही महत्वाकांक्षा आगे चलकर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी असंभव होगी। राज्य में उत्सव का वातावरण था। महल को फूलों, दीपों और रंग बिरंगे पर्दों से सजाया गया था। ढोल नगाड़ों की गूंज चारों ओर फैल रही थी और गलियों में लोग झूमते नाचते हुए अपने राजा के विवाह की तैयारी में लगे थे। राजा की शादी हो रही थी एक ऐसी युवती से जिसकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में थी। वह थी 25 वर्ष की रानी, कोमल, आकर्षक और तेजस्वी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गंभीरता और मधुरता का संगम था। गालों पर हल्की लाली और मुस्कुराते होंठ हर किसी को उसकी ओर खींच लेते थे। विवाह के दिन रानी ने लाल और सुनहरी जरीदार पोशाक पहनी थी। उसके माथे पर चमकती हुई बिंदी, हाथों में कंगन और पैरों में बिछुए, सब कुछ उसे मानो देवी का रूप दे रहे थे। जब वह मंडप में पहुंची तो पूरा दरबार ठिठक गया, जैसे समय थम गया हो। राजा ने जब उसका हाथ थामा तो सभा में उपस्थित सभी लोग ताली और मंगलगान से गूंज उठे। विवाह के मंत्रों की गूंज के बीच दोनों का पवित्र बंधन जुड़ा और राज्य के लिए यह अवसर एक स्वर्णिम पर्व जैसा बन गया। हर कोई इस जोड़े को देखकर प्रसन्न था। प्रजा ने सोचा कि अब राज्य में सौभाग्य और शांति का युग आएगा। लेकिन भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो सबकी तरह केवल आनंदित नहीं था। वह था मंत्री। उसकी आंखें अनायास ही रानी पर टिक गईं। विवाह की खुशी के बीच भी उसके मन में कुछ और ही हलचल उठने लगी। विवाह के बाद महल में उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। रानी जब भी राजसभा या महल के प्रांगण में आती, तो हर कोई उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाता। उसकी चाल में एक ऐसी नजाकत थी, मानो कमल की पंखुड़ी हवा में लहर रही हो। राजा उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता था। प्रजा भी प्रसन्न थी कि इतनी रूपवान और तेजस्विनी रानी अब उनकी महारानी बनी है। लेकिन इन सब के बीच एक और व्यक्ति था जिसके मन में कुछ और ही भाव पनपने लगे थे। मंत्री। वह हमेशा अपने कार्यों में कठोर और संयमी माना जाता था, परंतु रानी की सुंदरता ने उसके भीतर की ठहराव को तोड़ दिया। जब भी रानी सभा में प्रवेश करती, उसकी आंखें अनायास ही उसी पर टिक जाती। धीरे धीरे यह आकर्षण उसके लिए एक नशे की तरह बन गया। वह सोचता, ऐसी स्त्री के पास रहना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। राजा कितना भाग्यशाली है। मंत्री यह बात किसी से कह नहीं सकता था, लेकिन उसके हाव भाव बदलने लगे। जहां पहले वह हर बात में राजा के प्रति समर्पण दिखाता, अब उसकी निगाहें अक्सर रानी के चेहरे पर जाकर ठहर जाती। रानी को भी यह आभास होने लगा कि मंत्री की दृष्टि केवल सम्मान की नहीं रही। वह जानती थी कि इस प्रकार की नजरें धीरे धीरे खतरनाक बन सकती हैं। इसलिए उसने संयम से दूरी बनाए रखनी शुरू की। मंत्री को लगा कि रानी का यह सौम्य ठंडापन उसकी चाहत को और भी गहरा कर रहा है। उसके मन में आसक्ति का यह बीज अब पनप चुका था, जो आने वाले दिनों में उसे छल और षड्यंत्र के रास्ते पर धकेलेगा। मंत्री जानता था कि उसका कर्तव्य क्या है। उसका स्थान राज्य की नीतियों और न्याय के बीच था, न कि रानी के रूप के आकर्षण में खो जाने का। कई बार उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की। वह अपने आप से कहता, यह महारानी है, राजा की अर्धांगिनी। मैं केवल एक सेवक हूं। मुझे केवल राज्य के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह रानी को देखता, उसकी सारी संयमता टूट जाती। सभा में जब रानी राजा के साथ बैठती,
उसकी मुस्कान और आंखों की चमक मंत्री के मन में हलचल पैदा कर देती। महल के आंगन में जब रानी अपनी सहेलियों के साथ टहलती, तो उसके गहनों की छनक और उसके कदमों की लयबद्ध गति मंत्री के हृदय की धड़कनें बढ़ा देती। रात को जब सब सो जाते, मंत्री अकेले अपने कक्ष में बेचैन होकर करवटें बदलता। वह सोचता कि क्यों वह रानी के आकर्षण से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसने ध्यान, पूजा और यहां तक कि महल के कामों में खुद को और व्यस्त करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। रानी का हर दर्शन, हर मुस्कान, हर झलक उसके लिए एक नई आग की तरह थी। वह जितना उससे दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता। धीरे धीरे उसकी बेचैनी इतनी बढ़ने लगी कि राज्य के कामों में भी उसका मन डगमगाने लगा। अब मंत्री केवल मंत्री नहीं रहा, वह एक ऐसे आदमी में बदल रहा था जिसकी आत्मा रानी की सुंदरता की कैदी बन चुकी थी। एक दिन महल की दासियों ने रानी से आग्रह किया कि वह उनके साथ जंगल के पास स्थित उस झरने तक चले, जहां का पानी शीतल और स्वच्छ था। रानी ने भी सहमति दी, क्योंकि महल की दीवारों से बाहर निकलकर प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताना उसे भाता था। रानी अपने दासियों के साथ वहां पहुंची। उसने अपने गहने उतारे और पानी में उतर गई। उसके भीगे हुए बाल कंधों पर लहराने लगे और झरने की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों सी चमकने लगीं। दासियां हंसती खेलती उसके आसपास पानी उछाल रही थीं। उस क्षण रानी का रूप और भी अनुपम हो उठा था। इसी बीच दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा था मंत्री। वह दरबार से लौटते समय उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दासियों की हंसी और झरने की कलकल सुनी, उसके कदम रुक गए। उसने झांका और उसकी आंखें रानी पर टिक गईं। उस क्षण उसकी सांसें थम गईं। रानी का स्नान करता हुआ रूप, उसकी भरी हुई हंसी, उसके गीले वस्त्रों से झलकता आकर्षण, सबने मंत्री के मन को जकड़ लिया। वह कुछ देर के लिए स्वयं को भूल गया, जैसे संसार में और कुछ बचा ही न हो। मंत्री का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह पेड़ के पीछे छुपा रहा, पर उसकी आंखें रानी से हट नहीं पा रही थीं। उस क्षण उसकी आसक्ति ने आग का रूप ले लिया। अब वह केवल चाहत नहीं रही, बल्कि एक गहरी खतरनाक तृष्णा में बदल गई थी। रानी को इस बात का आभास नहीं था कि कोई छुपकर उसे देख रहा है, परंतु मंत्री जानता था कि उसने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जहां से वापसी कठिन होगी। झरने की कलकल ध्वनि के बीच रानी की हंसी ऐसे गूंज रही थी, मानो स्वयं प्रकृति उसके साथ आनंद मना रही हो। उसके गीले वस्त्र उसके शरीर से लिपटे हुए थे और उसकी चंचल मुस्कान उसके चेहरे को किसी दैवीय आभा से भर रही थी। दासियाओं जब पानी उछालती, तो रानी कभी खिलखिलाकर हंस पड़ती, कभी अपने भीगे हुए बालों को पीछे करके चेहरे से पानी की बूंदें हटाती। उस क्षण का सौंदर्य इतना अलौकिक था कि जो भी देखता मोहित हो जाता। मंत्री, जो पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था, अब अपने मन पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख सका। उसकी आंखों में वासना और चाहत की अग्नि एक साथ भड़क उठी। यह रूप, यह मुस्कान, यह तो स्वप्न से भी सुंदर है। यदि यह मेरी होती तो। उसके भीतर की तृष्णा अब बेकाबू हो चुकी थी। पहले तक मंत्री केवल आकर्षित था, पर अब वह वशीभूत हो चुका था। रानी का भीगा हुआ रूप उसकी चेतना पर इस तरह छा गया कि वह संसार की हर दूसरी बात भूल गया। राजा की मित्रता, अपने पद की गरिमा, अपनी मर्यादा, सब कुछ उस क्षण उसकी आंखों के सामने धुंधला पड़ गया। वह पेड़ के सहारे खड़ा, सांस रोककर उस दृश्य को देखता रहा। उसके हृदय में एक ही विचार बार बार गूंज रहा था, मुझे रानी चाहिए, किसी भी कीमत पर। इस वशीभूत मनोदशा ने उसके भीतर की महत्वाकांक्षा को और भी खतरनाक बना दिया। अब उसके लिए रानी सिर्फ राजा की पत्नी नहीं रही थी, बल्कि उसकी चाहत, उसका स्वप्न और उसकी प्यास बन चुकी थी। झरने के उस दृश्य ने मंत्री के हृदय में जैसे आग भर दी थी। जब वह वहां से लौटा, तो उसकी आंखों में एक अनजानी चमक और मन में एक खतरनाक दृढ़ निश्चय था। वह रात भर सो नहीं सका। उसके मन में वही दृश्य बार बार लौट आता। रानी का भीगा रूप, उसकी हंसी, उसकी चमकती आंखें। हर बार यह स्मृति उसे और बेचैन कर देती। धीरे धीरे उसकी बेचैनी एक निर्णय में बदल गई। अब चाहे कुछ भी हो, मैं रानी को पाकर रहूंगा। मंत्री ने स्वयं से यह वचन लिया। वह जानता था कि यह मार्ग विश्वासघात और पाप से भरा हुआ है, परंतु उसकी आसक्ति ने उसके विवेक को पूरी तरह से निगल लिया था। उसने सोचा कि रानी जैसी स्त्री को पाने के लिए उसे छल करना होगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो राजा को भी रास्ते से हटाना होगा।
अब उसके लिए यह कोई असंभव बात नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर की वासना ने इसे एक लक्ष्य बना दिया था। वह धीरे धीरे अपने मन में योजनाएं गढ़ने लगा। कभी सोचता कि किसी उत्सव में रानी से अकेले मिलने का अवसर कैसे निकाला जाए, कभी यह कि राजा को कैसे धोखा देकर अलग थलग किया जा सकता है। उसकी आंखों में अब केवल रानी की छवि थी और उसके दिल में केवल एक ही संकल्प, यह रूप केवल मेरा होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी छल करना पड़े। मंत्री की यह प्रतिज्ञा आगे चलकर न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे राज्य की शांति को हिला देगी। मंत्री का मन अब चैन से नहीं बैठ पा रहा था। वह हर दिन कोई ना कोई बहाना खोजने लगा ताकि रानी से निकटता बना सके। कभी वह राज दरबार में राज्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए रानी से राय मांगने लगता। कभी महल के बाग में टहलते समय वह अचानक वहां पहुंच जाता जहां रानी अपनी दासियों संग बैठी होती। यहां तक कि उत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों में भी वह रानी के पास खड़ा होने का अवसर तलाशता। बातचीत का बहाना तो छोटा होता, लेकिन उसकी नजरें लंबी होती। वह जब भी रानी से बोलता, उसकी आंखें गहरी और ठहरी हुई रहती, मानो शब्दों से कहीं अधिक उसकी निगाहें संवाद कर रही हों। रानी, जो बुद्धिमान और समझदार थी, जल्दी ही यह भांप गई। उसे महसूस हुआ कि मंत्री की दृष्टि में अब वह केवल महारानी नहीं रही, बल्कि एक स्त्री बनकर उतर आई है। रानी का हृदय इस बात से विचलित हुआ। वह जानती थी कि मंत्री राज्य का महत्वपूर्ण अंग है और राजा उस पर अत्यधिक विश्वास करता है। इसलिए उसने कभी सीधी टकराहट नहीं की, बल्कि संयम और विवेक से दूरी बनाए रखनी शुरू की। जब भी मंत्री पास आता, वह अपनी सहेलियों को अपने आसपास रख लेती। दरबार में वह केवल राजा की ओर देखती और मंत्री से न्यूनतम संवाद करती। यह शालीन दूरी ही उसका उत्तर था, लेकिन रानी का यह मौन और दूरी मंत्री के लिए अपमान नहीं, बल्कि और भी चुनौती बन गई। वह सोचने लगा, यदि रानी मुझे नकार रही है, तो मुझे और अधिक प्रयास करना होगा। वह एक दिन मेरी ओर झुकने को विवश होगी। रानी की ठंडी दूरी और उसकी उपेक्षा ने मंत्री के भीतर एक नई आग जला दी। वह पहले केवल आकर्षण में डूबा था, पर अब उस आकर्षण के साथ ईर्ष्या भी जुड़ गई थी। ईर्ष्या राजा से। हर बार जब वह राजा को देखता, जो निश्चिंत होकर रानी का हाथ थामता, सभा में उसके साथ बैठता या महल की गलियों में उसके साथ हंसता बोलता, मंत्री के हृदय में चुभन और गहरी होती जाती। वह सोचता, राजा में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं? यदि रानी उसे अपना सकती है, तो मुझे क्यों नहीं? धीरे धीरे उसकी वफादारी दरकने लगी। राजा की सफलता, उसकी प्रतिष्ठा और सबसे बढ़कर उसका रानी का पति होना मंत्री के लिए असहनीय हो गया। अब उसके भीतर एक खतरनाक विचार पनपने लगा। जब तक राजा है, रानी कभी मेरी नहीं हो सकती। यही विचार बार बार उसके मन में गूंजता और उसे उकसाता। वह महल के गलियारों में चलते हुए, दरबार में बैठे हुए या यहां तक कि अकेले रात में अपने कक्ष में भी केवल एक ही योजना सोचता, राजा का नाश। कभी वह सोचता, राजा के भोजन में विष मिलाना सबसे सरल उपाय होगा। कभी उसे लगता, शिकार के बहाने जंगल में ले जाकर उस पर हमला करना बेहतर होगा। तो कभी वह योजना बनाता कि किसी युद्ध या बाहरी साजिश का बहाना बनाकर राजा को जाल में फंसाया जाए। राजा अब उसके लिए न केवल सत्ता का अवरोध था, बल्कि रानी तक पहुंचने की सबसे बड़ी दीवार भी। और मंत्री ने ठान लिया कि यह दीवार किसी भी तरह गिरानी होगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी गहरी साजिश क्यों न रचनी पड़े। मंत्री की ईर्ष्या अब योजनाओं का रूप लेने लगी। उसका मन हर समय यही सोचता कि किस प्रकार राजा को रास्ते से हटाया जाए। सबसे पहले उसने सोचा, भोजन में विष मिलाना। महल की रसोई में उसका अच्छा प्रभाव था। उसने सोचा कि किसी एक विश्वास पात्र को अपने पक्ष में करके धीरे धीरे राजा के खाने में जहर मिलाया जाए। परंतु यह योजना पूरी होने से पहले ही उसकी अंतरात्मा ने उसे रोका। अगर राजा अचानक बीमार पड़ गया, तो शक सबसे पहले रसोई और दवाओं पर ही जाएगा और शक का तीर मुंह तक भी पहुंच सकता है। इसके बाद उसने दूसरा उपाय सोचा, शिकार पर हमला। राजा को अक्सर जंगल में शिकार का शौक था। मंत्री ने निश्चय किया कि किसी दिन शिकार के बहाने राजा को गहरे जंगल में ले जाएगा और वहीं उस पर वार कर देगा। उसने अपने कुछ गुप्त सैनिकों को भी तैयार किया, जो घात लगाकर बैठे रहते। लेकिन हर बार या तो राजा के साथ अतिरिक्त सैनिक आ जाते या अचानक मौसम बिगड़ जाता, जिससे योजना अधूरी रह जाती। कभी कभी वह सोचता कि किसी अन्य राज्य से साजिश करके युद्ध छेड़ दिया जाए और युद्ध की भीड़ में राजा का अंत कर दिया जाए।
परंतु यह चाल भी खतरनाक थी, क्योंकि युद्ध के परिणाम का अंदाजा लगाना कठिन था। हर असफल प्रयास उसे और क्रोधित और अधीर करता। मंत्री के भीतर अब केवल एक ही विचार बार बार गूंजता था, जब तक राजा जीवित है, रानी तक मेरी पहुंच असंभव है। उसकी योजनाएं विफल हो रही थीं, पर उसकी महत्वाकांक्षा और वासना अब और भी जहरीली बनती जा रही थी। मंत्री ने अपने मन में कई योजनाएं रची, लेकिन किस्मत हर बार उसके विरुद्ध खड़ी हो जाती। जब उसने राजा के भोजन में विष मिलाने की कोशिश की, उसी दिन अचानक महल में धार्मिक अनुष्ठान घोषित हुआ। राजा ने उपवास रख लिया और भोजन छुआ तक नहीं। सारा विष व्यर्थ चला गया। जब उसने शिकार पर हमला करने का षड्यंत्र रचा, राजा अपने साथ अधिक सैनिक ले आया। घने जंगल में मंत्री छिपकर अवसर तलाशता रहा, परंतु राजा के आसपास का सुरक्षा घेरा इतना मजबूत था कि वह पास तक नहीं पहुंच सका। जब उसने सोचा कि किसी युद्ध का बहाना बनाकर राजा को फंसाए, तभी पड़ोसी राज्य ने शांति का प्रस्ताव भेज दिया और राजा ने संधि कर ली। मंत्री की योजना फिर अधूरी रह गई। यह निरंतर असफलता मंत्री को और भी क्रोधित और अस्थिर करने लगी। वह बार बार सोचता, क्या भाग्य ही मेरा शत्रु है? क्यों हर बार कोई ना कोई बाधा आकर मेरे मार्ग में खड़ी हो जाती है? लेकिन इन विफलताओं से उसकी चाहत कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती गई। वह हर असफलता के बाद यह निश्चय करता कि अब और चतुराई से और गुप्त ढंग से अगली योजना रचेगा। राजा को इन षड्यंत्रों का आभास नहीं था। वह मंत्री को अब भी अपना सबसे विश्वास पात्र मानता था। पर रानी अपनी स्त्री सुलभ संवेदनशीलता से धीरे धीरे समझ रही थी कि मंत्री की आंखों और उसके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं। राजा तो अनजान था, पर रानी ने मन ही मन यह ठान लिया कि अब मंत्री पर नजर रखनी होगी। समय बीतने के साथ रानी को यह और स्पष्ट होने लगा कि मंत्री की नजरों में केवल सम्मान नहीं, बल्कि छुपी हुई वासना है। उसकी आंखें, उसकी उपस्थिति, उसके अनचाहे निकट आने के प्रयास, सब कुछ रानी के लिए अब असहज होने लगे थे। रानी ने पहले इसे नजरअंदाज किया, परंतु जब उसने देखा कि मंत्री बार बार अवसर ढूंढता है, तो उसने समझ लिया कि यह केवल संयोग नहीं है। उसकी स्त्री सुलभ संवेदनशीलता ने उसे सच्चाई का आभास करा दिया। मंत्री का मन अब दागदार हो चुका था। एक रात रानी ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे एक गंभीर बात कहना चाहती हूं। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रानी बोली, मुझे लगता है कि मंत्री के मन में कुछ गलत विचार पनप रहे हैं। उसकी दृष्टि अब केवल निष्ठा की नहीं रही। मुझे भय है कि वह कभी आपके विरुद्ध भी कुछ कर सकता है। राजा ने यह सुनकर ठाका लगाया। रानी, तुम मंत्री को नहीं जानती। वह मेरे बचपन से मेरे साथ है। उसने अनेक बार अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा की है। वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती, परंतु मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सावधान रहिए। राजा ने उसकी बात को प्रेम से सुना, लेकिन मन से उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए मंत्री अब भी वफादारी का प्रतीक था, और रानी की चेतावनी उसे केवल एक स्त्री की शंका लगी। रानी चुप हो गई, पर उसके भीतर चिंता गहराती गई। वह जानती थी कि राजा का यह अंधा विश्वास ही मंत्री के लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा। मंत्री की पिछली सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। हर बार उसकी योजना किसी न किसी संयोग या रानी की सूझबूझ के कारण विफल हो जाती। लेकिन अब उसका धैर्य टूट चुका था। वह जानता था कि यदि इस बार भी वह असफल हुआ, तो शायद कभी अवसर न मिलेगा। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, कल जंगल में शिकार का अवसर उत्तम रहेगा। मैंने सुना है कि वहां एक विशाल बाघ देखा गया है। यदि आप चाहें तो हम साथ चलें। राजा को शिकार का शौक था। उसके भीतर वीरता का गर्व भी जाग उठा। उसने तुरंत हामी भर दी। अति उत्तम मंत्री, कल सुबह हम प्रस्थान करेंगे। रानी यह सुनकर चौंकी। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज, मुझे इस शिकार की यात्रा अशुभ लगती है। कृपया सावधान रहिए। परंतु राजा ने मुस्कुराकर उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो रानी, मंत्री मेरे साथ हैं। मेरी रक्षा करने वाला और कौन होगा। अगले दिन सुबह घने जंगल का रास्ता तय हुआ। हवा में नमी थी। चारों ओर हरियाली और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। राजा अपने घोड़े पर सवार थे और उनके पीछे मंत्री। पर मंत्री की आंखों में अब केवल छल और षड्यंत्र था। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, आज का दिन राजा का अंतिम दिन होगा। उसने मन ही मन योजना बनाई। जंगल के सबसे सुनसान हिस्से में, जहां कोई सिपाही पास न हो, वहीं राजा पर वार करेगा। रानी भले ही महल में थी,
पर उसका हृदय अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ था। वह जानती थी कि मंत्री की आंखों में अब केवल छल है और शिकार का बहाना उसके मन की किसी गहरी योजना को छुपा रहा है। रानी ने अपनी दासियों को हटाकर गुप्त रूप से सेनापति को बुलवाया। धीरे स्वर में उसने कहा, मुझे मंत्री पर तनिक भी विश्वास नहीं। आज राजा के साथ जो होने वाला है उसे रोकने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सैनिकों को उसी स्थान पर भेजो जहां मंत्री राजा को ले जाएगा, पर ध्यान रहे यह सब गुप्त हो। राजा को कुछ भी आभास नहीं होना चाहिए। सेनापति ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और तुरंत अपने विश्वास पात्र सैनिकों को तैयार किया। जंगल के सबसे भीतरी हिस्से में, जहां मंत्री राजा को ले जाने वाला था, पहले से ही राजा के वफादार सैनिक छुपकर पहरा देने लगे। राजा और मंत्री को इस गुप्त योजना का कोई अंदेशा नहीं था। राजा निश्चिंत होकर शिकार के आनंद में मग्न था, जबकि मंत्री की आंखें घातक अवसर की तलाश में भटक रही थीं। लेकिन उसे यह झांक न था कि हर कदम पर उसकी चालों पर गुप्त सैनिक नजर गड़ाए बैठे हैं। जंगल का वातावरण शांत था। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच राजा अपने शिकार में व्यस्त था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि उसके साथ उसका सबसे विश्वास पात्र मंत्री मौजूद था। राजा को जरा भी अंदेशा न था कि जिस व्यक्ति पर वह अपनी आंखें मूंद कर भरोसा करता है, वही आज उसके जीवन के अंत का षड्यंत्र रच चुका है। अचानक जब राजा ने एक हिरण पर ध्यान केंद्रित किया, तभी पीछे से मंत्री ने अपनी तलवार धीरे धीरे खींच ली। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभरी, मानो बरसों से छुपा हुआ पाप अब बाहर निकलने वाला हो। उसने मौका देखकर राजा पर वार करने के लिए तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही वह प्रहार करने ही वाला था, झाड़ियों के पीछे छुपे सैनिक अचानक बाहर निकल आए। तलवारें चमकीं और घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। मंत्री घबरा गया। उसने सोचा था कि राजा अकेला होगा, परंतु वहां चारों ओर सैनिकों की घेराबंदी थी। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में गहरा आघात झलक उठा। वह स्तब्ध होकर अपने मंत्री की ओर देखने लगा। क्या यह सच है? जिस पर मैंने सबसे अधिक विश्वास किया, वही मेरी हत्या का प्रयास कर रहा था। राजा के हृदय पर गहरा आघात हुआ। वर्षों की निष्ठा और भरोसा उस क्षण में चूर चूर हो गया। उसे याद आया कि कितनी बार रानी ने चेतावनी दी थी, पर उसने उसकी बात को अनदेखा कर दिया था। आज वही मंत्री, जिसे वह अपने परिवार का अंग मानता था, उसकी पीठ में खंजर घोंपने को तैयार खड़ा था। राजा के स्वर में पीड़ा और क्रोध मिला हुआ था। धोखेबाज, तूने मेरी पीठ में वार करने की सोची। यह तेरी कृतघ्नता और पाप का अंत है। उस पल राजा को सच्चाई पूरी तरह समझ आ गई थी। वफादारी के आवरण में छिपा मंत्री असल में उसकी मौत का भूखा दुश्मन था। उस क्षण राजा का हृदय मानो पत्थर बन गया। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वही मंत्री, जिसे उसने अपने राज्य की रीढ़ माना था, उसकी जान का प्यासा बन बैठा। राजा के मन में अतीत की सारी घटनाएं बिजली की तरह कौंध उठीं। वो पल जब मंत्री ने उसके साथ बैठकर योजनाएं बनाई थीं, जब उसने दरबार में वफादारी का दावा किया था, जब वह हर मुश्किल घड़ी में सलाहकार बनकर उसके पास खड़ा दिखाई देता था। लेकिन अब सच्चाई सामने थी। उस आदमी के मुखौटे के पीछे छिपा विशैला चेहरा उजागर हो चुका था। राजा की आंखें गुस्से और अपमान से भर गईं। उसने तलवार म्यान से खींची और मंत्री पर गहरी दृष्टि डालकर कहा, तूने मेरी पीठ में वार करने की सोची। यह तेरा अपराध सिर्फ मेरे प्रति नहीं, बल्कि पूरे राज्य के प्रति है। वहीं उपस्थित सैनिकों ने भी मंत्री को घेर लिया। मंत्री के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी सारी चालाकी और दंभ पल भर में मिट गया। राजा की निगाहें उससे हट नहीं रही थीं। वे निगाहें अब विश्वास की नहीं, बल्कि घृणा और क्रोध की थीं। रानी की चेतावनी अब उसके कानों में गूंज रही थी। महाराज, सावधान रहिए। यह व्यक्ति आपका मित्र नहीं, बल्कि आपका शत्रु है। तब जाकर राजा ने रानी की बुद्धिमानी को पहचाना और अपने हृदय में उसकी दूरदर्शिता के लिए कृतज्ञता महसूस की। उस दिन राजा को यह गहरा सबक मिला कि अंधा विश्वास विनाश का कारण बन सकता है। उसने तय किया कि अब से वह सत्य और असत्य के बीच फर्क स्वयं परख कर ही करेगा। राजा ने गंभीर स्वर में दरबार बुलाया। पूरे राजमहल में यह खबर फैल गई कि मंत्री की काली करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है। सैनिकों ने मंत्री को जंजीरों से बांधकर दरबार के बीचों बीच खड़ा कर दिया। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा भय और लज्जा से फीका पड़ गया था। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या यह वही मंत्री है
जिस पर महाराज सबसे अधिक भरोसा करते थे? यही व्यक्ति जो वर्षों तक वफादार होने का दिखावा करता रहा। राजा ने सबके सामने कठोर आवाज में घोषणा की, जिस मंत्री को मैंने अपना सबसे बड़ा सहायक समझा, उसी ने मेरे जीवन पर वार करने का षड्यंत्र रचा। ऐसा विश्वासघात अक्षम्य है, किंतु मैं उसे मृत्युदंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने राज्य को खून खराबे से नहीं, बल्कि न्याय से चलाना चाहता हूं। दंडस्वरूप इसे तुरंत राज्य से निष्कासित किया जाए। अब इसे कभी इस भूमि पर कदम रखने की अनुमति नहीं मिलेगी। सैनिकों ने मंत्री को पकड़कर दरबार से बाहर ले जाया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जो सत्ता और लालच उसने चाहा, वही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। उधर सबकी निगाहें रानी की ओर गईं। यदि उसने सही समय पर चतुराई और निष्ठा न दिखाई होती, तो शायद आज राजा का जीवन संकट में पड़ जाता। राजा ने सबके सामने रानी का हाथ थामा और कहा, आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य देख रहा हूं। मेरे पास अपार धन, सेनाएं और प्रजा है, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति मेरी रानी है, जिसकी निष्ठा और बुद्धिमानी ने न केवल मेरा जीवन बचाया, बल्कि इस राज्य को भी विश्वासघात से सुरक्षित किया। यह सुनकर रानी की आंखें नम हो गईं। दरबारियों ने भी उसके साहस की प्रशंसा की। उस घटना के बाद से राजा और रानी का संबंध और भी गहरा हो गया। उनके बीच का विश्वास, प्रेम और सम्मान पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गया। राजा ने ठान लिया कि अब वह हर कठिन परिस्थिति में अपनी रानी को अपना सच्चा साथी मानेगा, और रानी ने भी संकल्प किया कि वह सदैव अपने पति और राज्य की रक्षा में तत्पर रहेगी। राजमहल में फिर से शांति और स्थिरता लौट आई।